नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन इफ यू डोंट वांट टू डू इट। तो बात कर रहे हैं डिसिप्लिन की। तो डिसिप्लिन कहने का मतलब कि जो भी आपने कोई एक टाइम सेट किया हुआ है किसी भी काम को करने का, कि डेली बेसिस पे मैं ये इस टाइम पे ये वाला काम करूंगा, क्योंकि जो भी आपने अपना टाइम टेबल बना के रखा हुआ है तो उसको रिलीजियसली जो ना फॉलो करना है आपने। तो बशर्ते जिस दिन कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जिस दिन मन नहीं कर रहा होता कि आज मैंने ये काम नहीं करना है, उस दिन भी आपने वो काम करना है। ओके, चाहे मन मार के ही करना, लेकिन करना है। तो इसी चीज को, इसी प्रोसेस को हम डिसिप्लिन कहते हैं। और अच्छी आदतें जो है ना इसी तरीके से डेवलप होती हैं। और डिसिप्लिन में रहकर किया हुआ काम जो है ना काफी अच्छा रिजल्ट लेकर आता है। और उसके आपको खुद को भी काफी फायदे जो है ना वो नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो जो आलस्य होता है ना, तो वो दूर होना शुरू हो जाता है अगर आप कोई भी काम डिसिप्लिन में करते हो। तो डिसिप्लिन में अपना जो क्लॉक ऑर्डर है ना, क्लॉक ऑर्डर समझते हो? तो क्लॉक ऑर्डर का मतलब होता है नेचर के द्वारा ही ना एक टाइम सेट किया होता है कि हमने कब उठना है, ओके, कब हमने सोना है। तब हमें इंटीमेशन मिलती रहती है। ओके, तो उसी तरीके से हमारा क्लॉक ऑर्डर जो है डिजाइन हो जाता है। वो हमारी आदतों के ऊपर डेवलप करता है। अपना क्लॉक ऑर्डर सही करो। ओके, तो सुबह जल्दी उठो और डिसिप्लिन के मायने में जो है काम करो। तो ज्यादातर अगर आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी के ऊपर फोकस करो। अपने सब्जेक्ट्स को, अपने टॉपिक्स को डिवाइड करो कि कौन से टाइम को कौन सा टॉपिक जो है उसके उसके बारे में पढ़ना है। और एक टाइम जरूर रखो रिवीजन का, कि रिवीजन कब करनी है और कौन से टॉपिक्स की करनी है। तो रिवीजन के बगैर जो है ना कोई भी गोल, अगर आप एजुकेशन के मायने में आप आगे जीतना चाहते हो तो वो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो रिवीजन बहुत जरूरी होती है। तो आगे बढ़ने से पहले एक लाइक जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना इस लेक्चर को। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो गिवन है, वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। तो वहां पर डेली बेसिस पे पीडीएफ अवेलेबल होता है। और अगर जिन बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं आता है एडिटोरियल एनालिसिस का, तो इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। द इकोनॉमिक्स वाला टैब ओपन करके वीडियोस वाले सेक्शन में जाएं, तो वहां पर भी उनको वीडियो मिल जाएगी। नहीं तो सीधे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर एनालिसिस। ओके, तो जो भी जिस भी डेट की वीडियो आप वहां ऊपर शो होगी तो उसको क्लिक करना। तो इस इकोनॉमिक्स वाले टैब पर पहुंच जाना, तो सीधे यहाँ पर वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एडिटोरियल नंबर 1 से। द अंडर एज ऑप्टिमिस्ट वांटेड ए बिल टू फिक्स इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। तो इस आर्टिकल में इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है और उसको किस तरीके से सही करना है उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बिल चाहिए पार्लियामेंट में, जिसको कि बाद में एक्ट बनाया जाए। और उसमें ऐसी प्रोविजंस रखी जाए कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना वो राइज पे आए, वो बूम पर आए। ओके, तो ये जो आर्टिकल लिखा गया चेतन भगत के द्वारा। तो वो काफी मशहूर स्टोरी राइटर है, नॉवलिस्ट है। तो एक फिल्म भी बनी थी उनके एक नॉवल के ऊपर जिसका नाम था थ्री इडियट्स। ओके, वो भी काफी अच्छी मूवी थी। तो अभी शुरुआत में क्या बात कर रहे हैं, शुरुआत में ऑथर बात करें कि कई बार ऐसा लगता है कि जो चीजें हमें अच्छी लगती है ना, तो हमेशा कुछ यहाँ पर लोग वो भी होते हैं जो उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ओके, कि मतलब वो सही नहीं। ओके, तो बिल्कुल यहाँ पर बात कर रहे हैं डाइट और एक्सरसाइज की। तो यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं डाइट और एक्सरसाइज की, यहाँ पर बात कर रहे हैं शुरुआत में। और बात कह रहे हैं कि जैसे एक क्लासरूम में जहाँ पर बच्चे बैठे हैं, तो अगर वहां पर एक बेकर आकर वहां पर पेस्ट्रीज बांटता है ना, तो वो ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी। ये बातें ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगी बच्चों की दुनिया में। ओके, कि हमें पेस्ट्रीज खाने को मिली क्योंकि कुछ मीठा खाने को मिल रहा है तो मजा आ रहा है। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे किसी डॉक्टर के साथ, अगर कोई डॉक्टर आ रहा है तो यहाँ पर मेडिसिन दे रहा है बच्चों को, ओके, तो कड़वी मेडिसिन है। ओके, तो वो बातें इतनी मशहूर नहीं होगी। ओके, तो हो सकता है जो कड़वी मेडिसिन दी जा रही हो बच्चों के भलाई के लिए हो। ओके, तो यही चीजें जो है ना, जैसे वैक्सीन आ गई तो बच्चों को वैक्सीन भी लगती है कई बार स्कूल्स में जाकर। ओके, तो अगर वैक्सीन लग रही है तो दर्द होगा। तो ये बातें जो है ज्यादा मशहूर नहीं होंगी। ओके, तो मशहूर क्या बातें होंगी कि हमें क्लासरूम में आज जो है पेस्ट्रीज वगैरह खाने को मिली है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वोटर्स की बात करें तो सरकारें भी उनको जो है ना प्रोत्साहन देती, वो ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। उनसे उनसे वादे होते हैं कि हम आपको ये चीजें देंगे, ये चीजें देंगे। तो वो चीजें ज्यादा पॉपुलर हो जाती हैं। तो आप देख लो जो भी इलेक्शन भारत में होते हैं तो वहां पर जो जो कई बार ऐसे वादे होते हैं कि जो एक बार टर्म पूरा भी हो जाता है सरकार का फिर भी चल रहे होते हैं। ओके, तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो एक्चुअल में टफ डिसीजन लेती है ना, तो उनके मुकाबले में उनके वादे जो है ना वही पॉपुलर हो रहे होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो जो गवर्नमेंट टफ डिसीजन लेती है वो अच्छे नहीं लगते हैं। ओके,
और इसी के चलते बिल्कुल यहाँ पर डाइट और एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो डॉक्टर जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम बेकर के मुकाबले अगर कंपेयर करें तो गवर्नमेंट भी जो है ना उसको भी यहाँ पर टफ डिसीजन लेने होंगे अगर भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो। और इसी के चलते आगे बात करें कि अभी बहुत सारे डिकेड्स दशक गुजर चुके हैं, तो वो हमें यहाँ पर निराशा ही दे रहे हैं कि अगर हम वर्ल्ड के हिसाब से अपने आप को अगर हम पाएं कि हम कहाँ पर खड़े हैं मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। ओके, तो ये अभी समय है कि हमें सोचें कि हमें कुछ यहाँ पर स्टेप्स लेने होंगे कि अगर भारत को हमने एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो। ओके, तो अभी समय आ गया है कि गवर्नमेंट जो है ना अपना सही इरादा जो है, सच्चा इरादा जो है ना वो दिखाए, और यहाँ पर जो इच्छा है वो दिखाए कि हमें इस मैन्युफैक्चरिंग हब वाला जो गोल है ना उसको अचीव करना है आने वाले समय में, तो इसके ऊपर पूरा फोकस करना है। तो शुरुआत में जैसे बात करें कि अभी ब्रॉड इनिशिएटिव्स भारत सरकार के द्वारा लिए गए, जैसे मेक इन इंडिया हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया। ओके, इसके अलावा और भी कुछ पॉलिसीज जैसे यहाँ पर बात करें पीएमआई, जिसका मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। अगर आप लेक्चर थोरोली फॉलो करके चल रहे हो तो बहुत बार मैं इसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है, जिसमें भारत सरकार अलग अलग चुनिंदा 13 सेक्टर्स में यहाँ पर इंसेंटिव देगी। ओके, इंसेंटिव देगी तो वहां पर क्या होगा कि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करोगे ना आप, उतने उतने बड़े पैमाने पर जो वैल्यू निकल कर आएगी आपकी प्रोडक्शन की, उसका 5 से 6% जो है उस पर्टिकुलर सेक्टर में भारत सरकार पैसा देगी आपको। जैसे मैं यहाँ पर जैसे टेलीफोन इक्विपमेंट बनते हैं, जैसे स्मार्टफोन वगैरह बनते हैं, तो भारत सरकार ने उसके लिए 5,000 करोड़ रुपया जो रिजर्व रखा हुआ है। तो हाल ही में जो पिछले ये वाला फिजिकल ईयर था 2020-21 वाला, तो उसका जो टारगेट जिस कंपनी ने अचीव किया, टोटल 16 कंपनीज थी टेलीकॉम इक्विपमेंट के क्षेत्र में जो टेलीकॉम के क्षेत्र में काम कर रही थी, उनमें से सिर्फ एक ही क्वालिफाई कर पाई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत इंसेंटिव लेने के लिए, तो वो थी सैमसंग। ओके, सैमसंग, ओके, जो सैमसंग जो है कोरियन कंपनी है, साउथ कोरियन कंपनी है। तो बाकी की भी बहुत सारी कंपनीज थी भारत में। ओके, 15 और कंपनीज थी तो जो नहीं क्वालिफाई कर पाई, उसमें बहुत सारी देशी कंपनी थी हमारी, जैसे माइक्रोमैक्स हो गया, लावा हो गया, और भी बहुत सारी थी। तो क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि वो अपने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी उनको नहीं बढ़ा पाए जिस पैमाने पर वो उनको बढ़ाना चाहिए था। लेकिन जो यहाँ पर रूल सेट किए थे गवर्नमेंट के द्वारा कि अब अगर इतनी प्रोडक्शन लिमिट आप एक्सीड कर जाते हो एक साल में, तब आपको इंसेंटिव मिलेगा, जितनी भी यहाँ पर वैल्यू होगी आपकी प्रोडक्शन की, तो वो सैमसंग क्वालिफाई कर गया। ओके, तो ये बातें हैं कि हमारी जो और भी प्रोडक्शन यूनिट्स है ना, तो वो आगे आए, जो भारत में लग के यहाँ पर काम कर रही है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो अभी इसमें खर्चा आएगा, लाख ऑफ करोड़ जो है सरकार के लग रहे हैं। अगर प्रोडक्शन इंसेंटिव हम स्कीम की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर बात करें कि बहुत इंटेंट एंड एफर्ट टू पुश इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पर इरादा भी है और एफर्ट भी है भारत सरकार के द्वारा कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बड़े पैमाने पर फैलाया जाए। तो ये एफर्ट्स बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं। ओके, और इसके अलावा और भी बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ना हमें यहाँ पर डिफरेंस भी देखने को मिलेगा आने वाले समय। ओके, तो इसके अलावा बात करें वी नीड मोर, अभी और ज्यादा चाहिए। तो अभी क्या चाहिए हमें? एक एक्सटेंसिव, प्रॉपर एक्सटेंसिव इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बिल चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फोकस करे, इसका कंसर्न हो मैन्युफैक्चरिंग के ही रिगार्डिंग। ओके, तो ये आने वाले समय में भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब जो है ना वो बना सकता है। तो आज के दौर पर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर कौन उभरता जा रहा है? चाइना उभरता जा रहा है। किसी जमाने पर यूएस था और अभी चाइना होता जा रहा है। तो भारत अभी काफी पीछे है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। अगर भारत मैन्युफैक्चरिंग करता भी है तो ग्लोबल लेवल पर ना प्राइस कंपटीशन के मामले में पीछे रह जाता है। चाइना इतनी सस्ती चीज दे देता है, क्वालिटी इतनी बढ़िया दे देता है कि बाकी कंट्रीज उसके आसपास ही नहीं ठहरती। और ज्यादातर जितना भी दुनिया के देश है ना, तो ज्यादातर इंपोर्ट चाइना से ही करते हैं, ज्यादातर जो भी चीजें उनको चाहिए होती हैं, क्योंकि सस्ता पड़ता है। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से हमें भी अपना मैन्युफैक्चरिंग हब आगे बढ़ाना है। तो इसी के चलते बात करें, वी नीड टू बी ऑनेस्ट अबाउट की हर्डल्स दैट प्रिवेंट ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम कमिंग हियर इन ड्रॉप्स। तो अभी जो भी रुकावटें आती है ना बड़े पैमाने पर, ईमानदारी से हमें उनको दूर करना है कि ताकि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स अगर भारत में आ रहे हैं, जैसे सैमसंग ये ना ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है, तो वो कोरिया में भी उसकी कंपनी, लेकिन भारत में भी आकर उसने लगाई है। ओके, तो इसी के जैसे और भी जो कंपनीज आना चाह रही है, तो उनके सामने जो रुकावटें होती है ना उनको दूर करना है बड़ी ईमानदारी से। मतलब कि उनको कोई यहाँ पर टेंशन ना हो अगर भारत में आकर वो अपना प्लांट लगा रही है। तो अभी हाल ही में कुछ इंसिडेंट्स भी देखे गए थे जहां पर कुछ बाहर की कंपनीज के प्लांट लगे इंडिया में, तो वहां पर आगजनी होगी। ओके, तो विरोध होना शुरू हो गया। तो ये बातें हैं जो कि हर्डल्स की तरह तरीके से काम करते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है जो बाकी कंपनी है उसके ऊपर। तो इसी के चलते आगे बात करें कि अभी हमें जरूरत है कि हम इस बात का भी ध्यान रखें कि चाइना जो है ना वो बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना भारत से अच्छा कर रहा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग हम बात करें तो हमें यहाँ पर चाइनीज एप्स को कॉपी करने के बजाय ना हमें उसकी बराबरी करनी है।
ओके, तो शायद हमें यहाँ पर उनकी बराबरी करनी चाहिए। तो वही जो है ना, हमें यहाँ पर उसी चीज के ऊपर हमें आगे बढ़ना है। तो यही सही काम है जो हमें करना है टू बिकम ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। ओके, तो अभी देखो, पिछले 3 डेकेड्स की बात कर रहा है कि चाइना इन्हीं 3 डेकेड्स में बहुत आगे चला गया भारत से। अगर 1991 1992 की मैं बात करूं, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग की हम इंडस्ट्रीज की बात करें ना, इंडिया और चाइना में, तो दोनों समानांतर ही थी, मतलब बिल्कुल एक जैसी थी। लेकिन 3 डेकेड्स के बाद 10 गुना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो है हो रही है चाइना में। ओके, चाइना की अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करें, तो भारत अभी भी काफी पीछे रह गया है। और आगे बात करें कि हम भी कर सकते हैं। ओके, हम भी कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें अभी डॉक्टर चाहिए। ओके, हमें डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, ना कि बेकर की। कि मतलब जैसे देखो ना, कुछ सरकारें होती हैं कि जैसे जैसे फीड करते रहना, मतलब कि ज्यादा स्कीम जो है ना, इस तरीके से निकालने की जो जहां पर जरूरत है कि जड़ जो है ना उसको नहीं पकड़ना है। ओके, सिर्फ जो पत्ती है ना बस उनको पानी देना शुरू कर देना, तो ये चीजें नहीं करनी है। ओके, तो यहाँ पर हमें डॉक्टर चाहिए जो जड़ को पकड़े, जड़ का इलाज करे। और हमें बेकर्स वगैरह नहीं चाहिए, जिसकी मैंने अभी एग्जाम्पल ली। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर फिक्स करना होगा जो यहाँ पर जो चेन टूट चुकी है, जहां जहां पर जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना होगा, सॉल्यूशंस निकालने होंगे। तो यहाँ पर इसके लिए हमें चाहिए एक बड़ा बिल चाहिए। बिल कहने का मतलब बिजली का बिल नहीं है, पार्लियामेंट में एक बिल लाना होगा मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग। ओके, तो जिससे कि आने वाले समय में बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती हैं, खास तौर पे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर फेस कर रहे हैं भारत में। और हाँ, ये भी यहाँ पर बात करें कि अगर ये मैन्युफैक्चरिंग बिल आता है ना, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो लेफ्ट विंगर्स हैं, जो लेफ्ट पार्टीज हैं, ओके, जो लिबरल पार्टीज है, तो वो भी जो है ना, एक एक तरीके से गवर्नमेंट को उकसाने की कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जॉब्स आप क्रिएट करो। ओके, तो इसके चलते वो अपोज भी करेंगे मैन्युफैक्चरिंग बिल को। ओके, तो ये ज्यादा जॉब्स क्रिएट करेगी, लेकिन फिर भी जो है ना, इसको अपोज करेंगे। तो दूसरी ओर ऑपोजिशन ये भी बोलेगी कि जॉब्स क्रिएट करो। ओके, तो ये बातें हो जाएंगी। तो इस तरीके से ऑपोजिशन होगा अगर मैन्युफैक्चरिंग बिल लाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। और जो लोग यहाँ पर अच्छी खासी जो भाषण भाषण कला में यहाँ पर प्रचलित है, ओके, जो इंग्लिश भी यहाँ पर अच्छे तरीके से बोल लेते हैं, तो यहाँ पर उनको ये नहीं पता होगा कि यहाँ पर इकॉनमी भारत की किस तरीके से काम कर रही है। ओके, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आर्टिकल्स लिखेंगे। ओके, अखबारों में यहाँ पर उनके आर्टिकल छपेंगे कि मतलब किस तरीके से यहाँ पर जो गरीब लोग हैं ना, गरीब फार्मर्स, वो सफर करेंगे अगर एक बार ये मैन्युफैक्चरिंग बिल पास हो गया तो। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग बिल अगर किसी एक्ट में कन्वर्ट हो गया, किस तरीके से यहाँ पर जो पुअर लेबरर्स है ना वो हर्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके का यहाँ पर सिनेरियो बना दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी नहीं बताया जाएगा, इनके द्वारा ये भी बातें नहीं सुझाई जाएंगी कि इसका सोल्यूशन क्या निकाले। अगर आप यहाँ पर पुअर फार्मर्स की बात कर रहे हो, पुअर लेबर्स की बात कर रहे हो कि वो अफेक्ट हो जाएंगी अगर मैन्युफैक्चरिंग बिल भारत सरकार लेकर आती है, तो इस रास्ते में नहीं बताए जाएंगे ये जो प्रीफिक्स आप पुअर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो ना, लेबरर्स के साथ, फार्मर्स के साथ, इसको कैसे रिमूव करें उनके उनके यहाँ पर नाम से। ओके, फार्मर्स और लेबरर्स से। तो ये भी इसके रिगार्डिंग भी सोल्यूशन कोई भी नहीं बताया जाएगा। सिर्फ क्या होगा, प्रोटेस्ट होगा। तो इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर हजारों की गिनती में दिल्ली की सड़कें जाम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे सॉरी सॉरी। ओके, डेलीटीज मतलब कहने का मतलब हमेशा आपको जो है ना, जो है इस तरीके की ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम आपको फेस करनी ही पड़ेगी भारत में, क्योंकि राजधानी है, तो राजधानी में तो अप्रोच लोग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसी के चलते कुछ यहाँ पर ये भी बात कहेंगे कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसने बिल पास कर दिया, जब बिल पास हो जाएगा एक्ट बन गया, फिर कहेंगे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, लोगों की सुनी ही नहीं गई। और इसी के चलते जो कुछ वेस्टर्न पब्लिकेशन जैसे अमेरिका की पब्लिकेशन होती है, जैसे देखो अभी जो फ्रीडम हाउस रिपोर्ट आई, तो अभी इसी के चलते और भी बहुत सारी पब्लिकेशन अमेरिका निकालता है पूरी दुनिया के लिए। ओके, तो वहां पर बात कर रहे हैं, जैसे अखबारों में अगर वहां पर भी आर्टिकल्स निकलते हैं, तो वहां पर ये शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा कि ड्रैकोनियन, मतलब ये ड्रैकोनियन लॉ है जो भारत सरकार लेकर आई। तो ये अक्सर ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जब कोई ऐसा लॉ किसी भी देश की सरकार लेकर आती है जिसको कि क्रिटिसाइज करना होता है कि ये जनता के लिए सही नहीं, तो वहां पर शब्द इस्तेमाल करते हैं ड्रैकोनियन, मतलब कि बहुत ही ये भयानक जो है ना, बहुत भयानक ये कानून बनाया गया है। आने वाले समय में इसके जो इम्प्लीकेशन होंगे बहुत खराब होंगे। तो इस तरीके का माहौल जो है क्रिएट किया जाता है जो वेस्टर्न पब्लिकेशन उनके द्वारा भी। और साथ ही साथ उनको वो इंडियन गवर्नमेंट को भी ये कहते हैं कि वो पैरों तले कुचल रही है जो वर्कर्स राइट है। ओके, तो ये शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी यहाँ पर जो है ना, अज्यूम नहीं किया जाता कि मतलब कि जो शुरुआत में जो जहाँ पर जो राइट्स उनके पास थे फर्स्ट फेज में, ओके, तो उनको भी अज्यूम यहाँ पर करने की कोशिश नहीं की जाती। सिर्फ और सिर्फ ये बात बोल दी जाती है कि वर्कर्स के राइट जो है ना वो खत्म हो जाएंगे। ओके, तो सिर्फ ये बात जो है पब्लिकेशन में रख दी जाती है। और खुद से ये अज्यूम कर लेते हैं कि पहले बहुत ही ज्यादा राइट्स थे वर्कर्स के बाद, जो कि अभी जिनको छीन लिया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से मतलब मनोगढ़ंत जो है ना कहानियां बनानी शुरू कर देते हैं। तो ये बातें ऑथर की तरफ से रखी जा रही है। फिर यहाँ पर बात करें ऑपोजिशन पार्टीज की,
वो क्या करते हैं, गरीब लोगों की यहाँ पर रैली निकालते हैं, ठीक है, उनको फिर बाद में कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ऑपोजिशन पार्टीज चाहती हैं कि लोग हमारी बातें माने, तो सब सब चीजें यहाँ पर ना उनको इस तरीके से यहाँ पर मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि जो भी भारत सरकार कर रही है ना, तो अभी क्या कर रही है कि सब कुछ जो है ले लिया जाएगा किनके द्वारा, जो रिच कैपिटलिस्ट है उनके द्वारा, जो अमीर लोग हैं, जो अमीर खानदान के लोग जो यहाँ पर भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, तो उनकी धोनी के द्वारा सब कुछ खरीद लिया जाएगा। तो इस तरीके का यहाँ पर माहौल बना दिया जाता है ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा। और इसी के चलते फिर आगे क्या होता है कि ऑपोजिशन पार्टीज वाले लोगों को ये चीजें बताते हैं कि आपको ना गवर्नमेंट को आपको सिर्फ पेस्ट्रीज देनी चाहिए। ओके, तो क्योंकि भारत सरकार के पास है ना एंडलेस मनी है, बहुत ज्यादा पैसा है। तो यही सिनेरियो लोगों के माइंड में बना हुआ है कि भारत सरकार के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो अपनी मनमानी करते हैं। तो जिस तरीके से कोई बात कुछ और होती है तो उसका मतलब कुछ और निकल जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा कहा जाता है कि एंडलेस मनी है भारत सरकार के पास, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर बिटर मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। जो यहाँ पर भारत सरकार अगर कोई टफ लॉ लेकर आ जाती है, टफ डिसीजन दे देती है ना, तो वो भारत सरकार का काम नहीं है। भारत सरकार का काम सिर्फ यही है कि पेस्ट्रीज बांटना है। तो ऐसी बातें कही जाती हैं ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा आम लोगों को, उनको कन्विंस करने के चलते। और लेकिन आगे और बात करने की, लेकिन अभी की सिचुएशन की अगर बात करें ना, तो अभी समय है डॉक्टर का, ओके, ना कि बेकर का। तो बिल्कुल जैसे फार्म बिल्स आ गए, मैन्युफैक्चरिंग बिल्स है ना, बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो भी आगे पुश यहाँ भी करने होंगे। ओके, आगे उनको लेकर आना होगा। तो इनके बिना अगर हम बात करें जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है ना, तो अगर हम चाहें कि वो आगे बढ़े, बूम पर आए, और इसी के अलावा बड़े पैमाने पर जो है हमारे जो इंडियन यूथ है उसको एम्प्लॉय करे, ओके, तो फिर हमें यहाँ पर बड़े बड़े पैमाने पर जो जैसे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बिल वो हमें लाना होगा। नहीं तो बहुत बड़े पैमाने पर जो हमारा इंडियन यूथ है ना, वो अनएम्प्लॉयड ही रह जाएगा, अंडर एम्प्लॉयड ही रह जाएगा। और यहाँ पर जो इकोनॉमिक रिकवरी हम चाह रहे हैं बड़े बड़े दशकों से कि भारत इकोनॉमिक रिकवरी मतलब करे, बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़े, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। और आगे यहाँ पर बात करें कि कुल 5 तरह की प्रॉब्लम जो है ना, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर जो है फेस करता है भारत में। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है लैंड की, जमीन की। तो अगर सपोज करो किसी ने भी कोई नया प्लांट लगाना है, तो उसको उसके लिए जमीन चाहिए। तो क्या भारत सरकार कोशिश करती है कि जो खास तौर पे जो यहाँ पर हर एक शहर में ना एक एरिया रिजर्व होता है जिसको हम फोकल पॉइंट के नाम से जानते हैं, तो वहां पर ही जो है जमीन अलॉट करवाती है जो भी वहाँ की राज्य सरकार होती है वो। तो अभी इसमें भी यहाँ पर क्या हो जाता है कई बार कि अगर कोई जमीन खरीद ली है ना, तो यहाँ पर जो शुरुआती पेमेंट होती है तो वो कर दी जाती है, ओके, किसी भी यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट उसके द्वारा। तो बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे कोई पड़ोसी उठकर आता है जिसकी वो जमीन, जिसके यहाँ आसपास की जमीन होती है, ओके, तो वहां पर कोई ना कोई डिस्प्यूट निकल के जो है खड़ा कर दिया जाता है। कोई यहाँ पर गांव का कोई बंदा आ गया, या फिर पंचायत आ गई, या फिर लोकल एनजीओ आ गया, तो जो कि वो कंपनी के खिलाफ ना प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो कोई भी इनमें से जो है ना कोई केस फाइल कर देता है, किसी जो भी यहाँ पर जिसने जमीन खरीदी है, जिस शुरुआती यहाँ पर पेमेंट की है, ओके। तो बाद में क्या होता है कि जब केस होता है, तो वर्स्ट बात तब निकलती है जब आप केस हार जाते हो। और यहाँ पर बेस्ट केस उसको बोला गया है जब यहाँ पर ना आपने काफी समय यहाँ पर गंवा दिया, काफी साल गंवा दिए इस यहाँ पर केस का तसली करते करते। सपोज करो अगर नई कंपनी लगनी है, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग रहा है, तो जमीन वहां पर अगर अक्वायर करता है कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, तो उसकी पेमेंट भी करता है, तो बाद में फिर भी वहां पर एक प्लांट को शुरू करने में 7 साल का समय लग गया, 6 से 7 साल का समय लग गया, मतलब इतना लंबा वो केस खिंच गया। तो कहाँ कहाँ पर जाएगी हमारी देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चाइना में यही चीज नहीं होती है। चाइना में एक्चुअली क्या है, चाइना में जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी जमीन है, वो चाइना की सरकार के अधीन है, ओके। तो चाइना के सरकार के अधीन है, जिसके चलते चाइना क्या कर पाता है कि जब भी जिस भी एरिया में जो उसे लगता है कि यहाँ पर मुझे एक फैक्ट्री लगनी होगी ना, तो वहां पर वो फैक्ट्री लगवाता है। तो क्योंकि सरकार के पास जमीन है, तो सरकार खुद से यहाँ पर जमीन दे देती है कैपिटलिस्ट को। तो वो पैसे लगाते हैं, तो इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है, तो विद इन ईयर जो है ना पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो काम करना शुरू कर देता है। लेकिन भारत के क्षेत्र में, भारत के केस में ये प्रॉब्लम्स आती रही हैं, तो अब भी आ रही हैं, ओके। तो यहाँ पर ऐसे डिस्प्यूट्स खड़े हो जाते हैं जमीन के मामले में, क्योंकि सरकार के अधीन नहीं है जमीनें, जमीनें जो आम लोकल्स हैं तो उनके पास यहाँ पर इसकी ऑनरशिप है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस रह जाता है। और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि जो आपने प्रोजेक्ट कैलकुलेशंस की होती है ना, तो वो हवा हो जाती है। मतलब कि हर एक बंदे ने एक कैलकुलेशन रखी होती है कि इतने साल में मेरा प्लांट तैयार हो जाएगा, तो इतनी मेरे रेवेन्यू जनरेट मेरा होना शुरू हो जाएगा, इतनी मैंने जमीन एक्वायर की है, तो ये सब प्लानिंग होती है, तो सब हवा हो जाएगी। तो लैंड एक्विजिशन को यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर फुल प्रूफ बनाना होगा, सरल बनाना होगा, बिल्कुल सिंपल, ओके। तो इसके लिए हमें जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट था, तो उसके लिए जैसे जिस तरीके से जमीन एक्वायर की गई थी, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से वहां पर काम हो गया था, जल्दी से काम कंप्लीट भी हुआ, तभी कंप्लीट हुआ जब जमीन सही समय रहते एक्वायर हो गई।
ओके, तो अभी इसी के चलते सबसे पहली प्रॉब्लम लैंड की आती है। दूसरी आती है लेबर मैनेजमेंट। लेबर मैनेजमेंट मतलब देखो, कई बार इंडस्ट्री लगती है तो लेबर खुद से ही विरोध करना शुरू कर देती है इंडस्ट्री के बारे में। ओके, तो यहाँ पर ऑथर बात करें कि जो डिसेंट और मिनिमम स्टैंडर्ड्स ना लेबर के लिए, तो फॉर श्योर वो होने चाहिए। ओके, जिस तरीके से अगर कोई भी फैक्ट्री लगी है तो हवादार यहाँ पर प्लांट होना चाहिए कि जिस जहाँ पर लेबर काम कर रही है उसको हेल्थ इशू कोई ना आए। अगर कोई ऐसा काम करवा रहे हो जहां पर उसको हेल्थ इशू आ सकता है तो उसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस यूज की जाए। और इसी के चलते जो मिनिमम वेज है, ठीक है, वो उसको प्रदान किया जाए। वर्किंग आवर्स वो लिमिट होने चाहिए कि अगर 8 घंटे काम कर रहे हैं तो 8 घंटे ही करना है, अगर ज्यादा करेंगे तो ओवर टाइम मिले। ओके, तो ये सब जो है ना स्टैंडर्ड्स हैं, तो इनको श्योर करना है, जो ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो प्लांट लगा रहा है उसकी। लेकिन जब ये सब बातें हो जाए ना, तब उसके बाद यहाँ पर जो फैक्ट्री ओनर्स ना, उनके बाद उनके सामने किसी तरीके की और नई जो ना लेबर हेडेक नहीं होनी चाहिए हर हफ्ते, कि हर हफ्ते कोई नया यहाँ पर मुसीबत जो है ना, जो नई हेडेक जो है लेबर्स के प्रति जो है निकल कर सामने आनी शुरू हो जाए। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए, तो ये होती हैं ओके इंडस्ट्रीज में। तो यहाँ पर आगे बात करें कि आदर्शक तौर पर कि जो भी यहाँ पर लेबर एजेंसीज हैं कि जो बंद हो चुकी हैं, तो यहाँ पर अभी जो है ना इनको अभी ये काम बंद कर देने चाहिए। ज्यादातर जो लेबर एजेंसीज ही हैं जो लेबर फोर्स को यहाँ पर उकसाती हैं कि कोई ना कोई आप काम करो। जैसे यहाँ पर भारत में बहुत सारे ऐसे एनजीओज भी हैं जो लेबर के मायने में जो है यहाँ पर काम करते हैं। तो अभी इन सबके लिए कि कैसे लेबर को मैनेज करें, तो उसके लिए फैक्ट्री ओनर जो है ना वो जिम्मेदार नहीं है। उसका काम है कि अच्छा डिसेंट मिनिमम स्टैंडर्ड उनको दे काम करने के लिए, जो यहाँ पर वेतन बनता है वो दे। लेकिन आगे मैनेज कैसे करना है तो यहाँ पर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी होगी। तीसरी बात कर रहे हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट मतलब कि अगर बाहर से कोई सामान भारत अपने देश में मंगवाता है उसको इम्पोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट मतलब अगर यहाँ से कोई सामान जो है बाहर जाता है तो इसमें बात कर रहे हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड फिनिश्ड गुड्स। ओके, तो फिनिश्ड गुड्स जो मतलब प्रॉपर तौर पर कंप्लीट जो है फाइनल प्रोडक्ट बनकर जो है किसी देश में पहुंच चुका है। तो अगर इनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें, खासतौर पे अगर मशीनरी के रिगार्डिंग बात करें, तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो चाह रही है कि इजी मूवमेंट हो ऑफ गुड्स अक्रॉस बॉर्डर्स। मतलब आसानी से मूवमेंट हो। कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे सपोज करो अमेरिका से कोई सामान भारत में पहुंचना था तो उसको एवरेज लगता है 5 से 10 दिन लग गए, शिप के थ्रू आ गया। लेकिन अभी ये 5 से 10 दिन लग गए ना सामान पहुंचते पहुंचते, अभी फिर 10 दिन लग सकते हैं। और मतलब कि हो सकता है कि 10 दिन लग गए सामान पोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन पोर्ट से आगे भारत के जिस क्षेत्र में वो सामान जाना था तो वहां पर पहुंचते पहुंचते और 10 दिन लग सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो हमें यहाँ पर सही करनी होगी। तो यहाँ पर इजी मूवमेंट भी चाहिए, कोई किसी तरीके का ऑब्स्टेकल ना हो। जैसे यहाँ पर बात करें कस्टम ड्यूटी की। कस्टम ड्यूटी जो होती है, जैसे हमने कोई चीज बाहर से मंगवाई तो पहले चेकिंग होती है उसकी, कस्टम वाले आते हैं तो वो चेकिंग होने के लिए अब 10-12 दिन लग जाते हैं। ओके, तो ये डिले हो जाता है, इसको हमने कम करना है। दूसरा, ये जो कस्टम ड्यूटी लगती है, जो यहाँ पर टैक्स लगता है सरकार की तरफ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, तो इसमें भी थोड़ी कमी करनी है। इतना ज्यादा नहीं कर देना है कि हमारा जो इम्पोर्ट है, जो भी सामान बाहर से मंगवाया है तो वो इतना महंगा कर दें हम कि बाहर जो वही सेम चीज अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है तो वो सस्ती हो जाए, बाहर वाली चीज महंगी हो जाए। तो इस तरीके से फिर कल को फिर हम कैसे इम्पोर्ट करेंगे सस्ती दामों पर। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर कस्टम डिले जो हो जाते हैं तो ये दूसरा इशू निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर ज्यादा डैमेज करता है मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को। तो जो सामान जो मशीनरी चाहिए, सपोज करो किसी भारत का कोई प्लांट है जहां पर 10 मशीनें लगी हैं तो वो 10 की 10 खराब होगी। ओके, सपोज करो 10 की 10 खराब होगी तो उन्होंने मंगवाई है, बिल्कुल टाइम लिमिट सेट हो गया कि अभी हमने मंगवाई है। तो जब मंगवाई है 10 दिन पहुंचने में लगा, ओके 10 से 15 दिन अभी क्लियरेंस में लगा दिया, तो 1 महीने का गैप पड़ गया उनकी मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, तो वो 1 महीने का अभी जो है ना डिमांड नहीं पूरी कर पाएंगे। तो ये देखो किस तरीके से डैमेज कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को। ओके, तो इसके चलते यहाँ पर सलाह दी गई है फ्री इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरी आर मस्ट। फ्री इंपोर्ट यहाँ पर होने चाहिए, ज्यादा जो टैक्सेस वगैरह चार्जेस वगैरह ये नहीं होने चाहिए। फ्री इंपोर्ट का मतलब ये नहीं कि मशीनरी का कोई पैसा नहीं देना है, सिर्फ यहाँ पर जो सामान पहुंच जाता ना तो आगे उसको जल्दी आगे पहुंचने दो। उसके रिगार्डिंग आगे जो फर्दर चार्जेस लगते हैं वो मत लगाओ। ओके, चौथी बात कर रहे हैं यहाँ पर टैक्सेशन एंड कंप्लायंस। मतलब जो टैक्स लगाते हो आप मैन्युफैक्चरिंग, देखो हर एक इंडस्ट्री में लगता है टैक्स। ओके, जो भी प्रोडक्ट बनकर आपके सामने है, तो जैसे किसी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने कोई माचिस ही बनाई है तो माचिस की डिब्बी के पीछे भी लिखा होता है कि मतलब टैक्स इंक्लूडेड है। ओके, तो वो टैक्सेशन या उसको जो कंप्लायंस मतलब उनकी जो अनुपालना है, ओके, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अपने आप में ही अगर हम बात करें ना, यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो उसने यहाँ पर कंप्लायंस बर्डन उनका बढ़ा हुआ है। तो इससे क्या होगा, काम धीमा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर दिलचस्पी है ना, यहाँ पर ज्यादातर जो है ना कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता कि ज्यादातर जो है फाइलिंग्स करते रहे। मतलब कि जो यहाँ पर टैक्स के रिलेटेड हो गया या फिर कोई और भी इशू है उसको फाइल करता रहे भारत सरकार के लिए।
तो ये सब चीजें हैं जिनको थोड़ा सा बर्डन हमने कम करना है फैक्ट्रीज के ऊपर भी। ओके, तो अगर मतलब जिस तरीके से अनुपालना की किसी लिस्ट की जारी कर दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा कि इन किन एरियाज के ऊपर आपने फोकस करके चलना है, तो इसके रिगार्डिंग फाइलिंग आप करते रहो समय समय रहते, तो ये कोशिश करनी है कि ज्यादा बर्डन ना हो इन सब चीजों का। और पांचवी बात करें, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट नीड्स टू बी एक्सीलेंट फॉर फैक्ट्रीज टू कंप्लीट ग्लोबली। तो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास क्या चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स चाहिए। ओके, तो जो कि सही सब ज्यादा से ज्यादा समय को बचाते हुए जो है ना, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर जो है पहुंचाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम रेलवे को भी हम यूज करते हैं, जैसे मालगाड़ियां आती हैं। ओके, तो अभी उनको भी यूज करते हैं, तो इनको भी और एक्सटेंड कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में और फैसिलिटेट करने के लिए। तो ये सब बातें हैं, ये पांच यहाँ पर ज्यादातर मेन प्रॉब्लम्स हैं जो फेस की जाती है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा। और आखिर में जो ऑथर बात कर रहे हैं कि जितने भी अभी पांच प्रॉब्लम्स, अभी पांच जो आइटम्स हमने लिस्ट की हैं अब, तो वो अभी उनको सॉल्व करना है। ओके, तो अगर हम चाह रहे हैं कि हम आगे बढ़े, तो हमें इनको सॉल्व करना होगा। और साथ ही साथ अभी हमें जरूरत है एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बिल की, जो कि फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा किसी को भी जो भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर करना चाह रहा है, भारत में आकर प्लांट लगाना चाह रहा है, या फिर डोमेस्टिक लेवल पर कोई भारतीय ही अगर प्लांट लगाना चाह रहा है भारत में, तो आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो बड़े पैमाने पर दौलत क्रिएट करेगी और जॉब्स क्रिएट करेगी। ओके, तो और इसी के चलते नेशन जो है ना उनका निर्माण होता है। और जो फैक्ट्रीज हैं तो वो हमारी जो मंदिर की तरह है, ठीक है, नए नए मंदिर हैं, तो हमें उनका रिस्पेक्ट करना है, गार्ड करना है, तो हमें अभी फंक्शन करने देना है कि वो काम करें अच्छे से। तो अभी उनकी यहाँ पर ना जो पवित्रता है उनको हमें बनाए रखना है, तो ओनली देन वी विल अचीव आवर विजन ऑफ इंडिया एज ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। तभी जाकर जो है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकती है। देखो, जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग लगेगा, सर्विस सेक्टर में जितनी एडवांसमेंट आएगी ना, उतने बड़े पैमाने पर इनकम जनरेट होती है। तो चाइना इसी तरीके से बहुत आगे आगे बढ़ चुका है, उसकी इनकम काफी बढ़ चुकी है, जिसके चलते वो काफी बड़े बड़े लोन भी साइन करता है दुनिया के अलग अलग नेशंस को। ओके, तो उसकी जीडीपी देखो 13 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुकी है। ओके, तो यहाँ पर इनकम तभी बढ़ेगी जब इंडस्ट्रीज लगेगी, मैन्युफैक्चरिंग लगेगी बड़े पैमाने पर, तभी जो है ना इंडिया ग्रो करेगा, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो चलिए अभी सेकंड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो सेकंड एडिटोरियल में बात कर रहे हैं, ट्राइंग यंग ऑफेंडर्स एज एडल्ट्स वुड नॉट फिक्स इंडियाज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज प्रॉब्लम। तो अभी ये बातें ऑथर की तरफ से की जा रही हैं। अभी हो क्या रहा है, तो शुरुआत में बात करते हैं। तो अभी रिसेंट रिपोर्ट्स निकल कर आई जिसके तहत एक कमेटी जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूट की गई, बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा, जो कि यहाँ पर कुछ मेजर्स बताएंगी कि किस तरीके से भारत में जो सेक्सुअल वायलेंस है ना उसको हम कम करें अगेंस्ट चिल्ड्रन। ओके, तो बच्चों के खिलाफ जो सेक्सुअल वायलेंस होता है, ओके, तो उसको कैसे कम करें। तो अभी हाल ही में जो रिपोर्ट रेकमेंड की गई है यूनियन गवर्नमेंट को इस कमेटी के द्वारा, तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो ऑफेंडर्स, जो यहाँ पर जो अपराधी हैं जिनकी की उम्र 16 साल से अगर ज्यादा है ना, तो अभी उनको प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसको हम पोक्सो एक्ट बोलते हैं ना, तो अभी उस एक्ट के तहत उनको अडल्ट मान लेना चाहिए हमें। ओके, तो अभी ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए कि एडल्ट यहाँ पर किसको कहते हैं, एडोलसेंट किसको कहते हैं, चिल्ड्रन किसको कहते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर देखिए थोड़ा, तो ये थोड़ा सा सिनेरियो है जहां पर एज रेंज के हिसाब से आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि किनको हम चिल्ड्रन मानते हैं। जैसे यहाँ पर 0 से 18, ओके, तो इनको बच्चों की कैटेगरी में भी लेते हैं, जहां फिर कई बार इसको इसकी डेफिनेशन में 0 से 14 ये भी रखा जाता है। ओके, और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये अलग अलग सोर्स है जहां से ये जो है डाटा डेफिनेशन जो है ली गई है। जैसे यहाँ पर ये वाला जो है ये है चिल्ड्रन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। ओके, उसके बाद अगर एडोलेसेंट की बात करें तो 10 साल से लेके 19 साल के बीच में जो जितनी उम्र होती है, ओके, तो उनको हम एडोलेसेंट कहते हैं, किशोर अवस्था जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है ना नए नए तरीके से हम कहते हैं कि जैसे जवानी आती है बच्चों में, जैसे लड़के लड़की होंगे, तो हम ये वाली इसको यहाँ पर जो एज टर्म है इसको फिगर आउट करते हैं 10 साल से लेके 19 साल के बीच में। जब यहाँ पर सब समझ आनी शुरू हो जाती है, तो यूएनएफपी है, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ के द्वारा ये डाटा है। उसके बाद है वेरी यंग एडोलेसेंट। तो यहाँ पर वेरी यंग एडोलेसेंट की अगर बात करो 10 से 14 साल की उम्र, यहाँ पर रेंज उसकी जो है डेफिनेशन। यूथ की बात करें तो 15 से लेकर 24 साल तक, और यंग पीपल की बात करें 10 से लेकर 24 साल तक, जो है यहाँ पर यंग पीपल की कैटेगरी भी यहाँ पर इस तरीके से भी हम देखते हैं। ओके, जिसकी भी उम्र हम यहाँ पर 18 से ज्यादा मान लेते हैं ना, तो उसको फिर एज ए हम एडल्ट जो है उसको कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी बात ध्यान में रखें। और उससे नीचे जो रहेगा उसको एडोलेसेंट, और उसी के नीचे जो होगा वो चिल्ड्रन। तो ये तीनों का सम्मेल जो है ना ये आपको देखने को मिलेगा। और अभी जो रिपोर्ट नई एक कमेटी के द्वारा रिकमेंड की गई यूनियन गवर्नमेंट को, तो वहां पर यही बात बोली गई है कि पॉक्सो एक्ट के तहत ना जो 16 साल से जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है ना, तो उनको आप एडल्ट मानो।
ओके, तो एडल्ट हाल ही में अभी हम किनको मानते हैं जिनकी 18 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है। और अभी इसी के चलते ना ये जो रिपोर्ट है बहुत आने वाले समय में जो रिकमेंडेशंस है ना, तो उनको सरकार पार्लियामेंट में भी टेबल कर सकती है आने वाले समय में। ओके, तो कहने का मतलब कि ये जो पॉक्सो वाला एक्ट है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, तो इसमें और नई अमेंडमेंट जो है आने वाले समय में की जा सकती है, तो ऐसी संभावना वो नजर आ रही है। लेकिन ऑथर क्या बात कर रहे हैं? ऑथर बात कर रहे हैं कि अगर हम ऐसे जो यंग ऑफेंडर्स हैं उनको हम अडल्ट वाली कैटेगरी में डाल देंगे, तो उससे अगर हम ये सोचेंगे कि चिल्ड्रन सेक्सुअल जो अब्यूज की प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएगी, तो वो यहाँ पर वो सही होने वाला नहीं है। तो ये बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो क्यों कही गई हैं, तो अभी उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। होता तो बात कर रहे हैं कि अभी जो अनुमान हम लगाते हैं ना, तो एक तरीके की जो संभावना लगाते हैं कि हम जब अगर यंग मैन को कैद कर लेंगे, ओके, तो यहाँ पर सेक्सुअल ऑफेंसेस की जो यहाँ पर जो एक्ट है उसके तहत हम उसको अगर उसकी एज लिमिट के हिसाब से उसको यहाँ पर कैद करने की अगर हम बात करेंगे, तो वो थोड़ा सा अलग चलता है, मतलब और दिखता है। ये इतना सही नहीं लगेगा आने वाले समय में अगर रियलिटीज की बात करोगे, खासतौर पे जो अगर चिल्ड्रन सेक्सुअल अब्यूज की बात करोगे भारत में, तो उस हिसाब से सही बैठेगा नहीं है। ओके, तो इसी के चलते बात कर रहे हैं कि इस बातों में इस जो कमेटी रिपोर्ट है ना, उसमें बहुत सारी चीजें इग्नोर की गई। जैसे यहाँ पर जो एम्पेरिकल फैक्ट है, मतलब प्रयोग सिद्ध फैक्ट, कहने का मतलब कि जो पिछला तजुर्बा है सेक्सुअल अब्यूज केसेस का अगर हम बात करें, तो उसके रिगार्डिंग जो फैक्ट निकल कर सामने आता है, तो बहुत सारे पैमाने पर जो यहाँ पर प्रोपोर्शन है पोक्सो केसेस का, तो उसमें यहाँ पर जितने भी यंग ऑफेंडर्स पाए गए हैं ना, जो यंग अपराधी पाए गए हैं, ओके, जो नए नए जवान हुए हैं, तो अभी वो क्यों यहाँ पर यंग ऑफेंडर्स बने? तो यहाँ पर उनका रिलेशन था, उनका कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशन थे, चाहे लड़का लड़की दोनों के बीच में आपसी सहमति से थे वो, ओके, बिटवीन द एडोलसेंट पर्सन। ओके, मतलब कि ये जो किशोरावस्था की जो एज होती है, तो अभी वो आपसी सहमति से थे, मतलब इस तरीके से, मतलब एक दूसरे का शोषण नहीं किया गया। तो यहाँ पर शोषणहीन यहाँ पर बात की जा रही, कहने का मतलब कि आपसी सहमति से ज्यादातर जो है यंग ऑफेंडर्स निकल कर आ रहे हैं। तो ज्यादातर यहाँ पर सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन पॉक्सो केसेस का ये भी है यहाँ पर। लेकिन आगे ऑथर बात करें कि अगर हम कुछ रीजंस की बात करें कि क्यों कमेटी ने ऐसा रेकमेंड किया है, ओके, तो इसका भी फैक्ट यहाँ पर बात करें ऑथर की। यहाँ पर हाल ही में हुआ क्या है कि काफी जो है ना अभी राइस देखने को मिला है जो पॉक्सो केसेस है। तो नियरली 45% के हिसाब से केसेस यहाँ पर दायर किए गए हैं पॉक्सो एक्ट के तहत, तो जिनकी गिनती जो है ना वो 32,608 से बढ़कर 47,325 हो चुकी है 2017 से लेके 2019 तक। तो शायद यही कारण रहा होगा कि कमेटी जो है ना अभी इस तरीके की यहाँ पर जो मेजर है उसको रेकमेंड कर रहा है कि 16 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को एडल्ट घोषित कर दो पॉक्सो एक्ट के तहत। अगर वो यहाँ पर कोई गलती करते हैं तो बच्चा समझ के उसको उनको माफ नहीं करना है, उनको अडल्ट मान करना, उनको सजा देनी है। तो ये बेसिकली कमेटी चाह रही है कि ऐसा काम हो। ओके, और इसी के चलते और भी फिगर्स यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी ये जो फिगर अभी पॉक्सो केसेस के रिलेटेड दी गई ना कमेटी के द्वारा, तो अभी इसमें इसके अकॉर्डिंग अभी बहुत ज्यादा है कि जो अभी छिपी हुई है। ओके, तो बहुत ज्यादा है अभी केसेस। और इसी के चलते क्राइम इन इंडिया 2019 स्टैटिस्टिक्स के यहाँ पर ना इसके तहत ये एक यहाँ पर पोर्टफोलियो रिपोर्ट जो थी जारी की गई थी, किसके द्वारा? तो जारी की गई थी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा। तो ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कब बनाया गया था, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका भी आंसर करें। तो अभी इसके द्वारा ये चीज पाई गई है कि 40% जितने भी यहाँ पर पॉक्सो केसेस निकल कर आ रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी ऑफेंडर्स, जितने भी अपराधी पाए गए हैं ना, तो वो आपस में दोस्त ही थे। ओके, जहाँ फिर ऑनलाइन अपने जो है फ्रेंड बने हैं, जहाँ फिर स्कूल फ्रेंड थे या फिर कॉलेज फ्रेंड थे। ओके, तो अभी उन्होंने यहाँ पर ऐसा अगर सेक्सुअल यहाँ पर अब्यूज हुआ है, सेक्सुअल यहाँ पर रिलेशनशिप हुई है, तो यहाँ पर उनका आपस में यहाँ पर क्या दावा था कि हम जो है ना शादी करेंगे एक दूसरे के साथ। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर जो है ना ऐसे जो है कंटेंट, ऐसे जब ऐसी जो सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है इनकी पाई गई है, तो ज्यादातर अपराधी ऐसे केसेस से निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर 40% ऑफ पॉक्सो केसेस अगर बात करें, वो ऐसे केसेस हैं जो शादी के बहाने यहाँ पर जो है ऐसा रिलेशनशिप रखते हैं, और जो दोस्त भी बने हैं, या फिर ऑनलाइन या फिर किसी और तरीके से। और इसी के चलते 5 राज्यों की यहाँ पर रिसर्च एक्टिविटीज की बात करें कि जो 5 राज्यों में अभी जो रिसर्च की गई है बाय द सेंटर फॉर द चाइल्ड एंड द लॉ, ओके, एट द नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी बैंगलोर, रिवील्ड दैट। तो अभी क्या यहाँ पर रिपोर्ट देखने को मिली है कि जितने भी यहाँ पर 20% से ज्यादा जजमेंट्स दी गई है ना पॉक्सो एक्ट के तहत, तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट थी रोमांटिक रिलेशनशिप्स की, ओके, बिटवीन द विक्टिम्स एंड द ऑफेंडर्स। तो विक्टिम जो पीड़ित है, और ऑफेंडर्स जो मतलब अपराधी है, जो दोषी है। तो अभी अपराधी और दोषी तो बाद में इनको बनाया गया ना, तो अभी इससे पहले क्या रिलेशन था इसके ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क रहता है। ओके, तो अभी ज्यादातर जो पॉक्सो केसेस 20% जजमेंट जो निकल कर आई है, रोमांटिक रिलेशनशिप थी आपस में, जो भी यहाँ पर लड़का लड़की थे दोनों के बीच में, जो एडोलसेंट थे दोनों के बीच में। और आगे ऑथर बात कर रहे हैं कि
जो उन्होंने अपनी रिसर्च की है, एथनोग्राफिक रिसर्च की। एथनोग्राफिक मतलब कि मानव जाति विज्ञान संबंधी जो भी इनकी रिसर्च है, तो उन्होंने भी रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं। ओके, जो कि इनकी जो रिसर्च है वो है रेप ट्रायल्स के ऊपर। तो यहाँ पर लखनऊ फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करें, 2015 की बात कर रहे हैं। ओके, तो रेप ट्रायल्स के ऊपर इनकी यहाँ पर रिसर्च है, जो कि इनका जर्नल, एक जर्नल है जिसका नाम है इंडियन जर्नल ऑफ जनरल स्टडीज, तो जहां पर इनका रिसर्च पेपर पब्लिश भी है ऑथर का। तो अभी इन्होंने क्या पाया? इन्होंने पाया कि नियरली जो 50% जो ट्रायल्स निकल कर आते हैं ना, रेप ट्रायल्स, तो उसमें इन्होंने पाया कि यहाँ पर ज्यादातर जो केसेस निकल कर आए हैं वो यहाँ पर भगौड़े हैं, मतलब कि जिन्होंने भागकर शादी की है। माइनस ज्यादातर माइनस वो निकल कर आए हैं जिन्होंने भागकर शादी की है। और इन्हीं केसेस में ज्यादातर जो लड़की वाली की जो फैमिली होते हैं ना, वो अपोज करते हैं कि हम यहाँ पर शादी नहीं होने देंगे लड़का और लड़की की। ज्यादातर लड़की वाले ही अपोज करते हैं कि ऐसे भागकर अगर कोई शादी करता है कि हम ऐसी, ये शादी हमें स्वीकार नहीं है। तो इसी के चलते यहाँ पर ना कंप्लेंट होती है किडनैपिंग की। ओके, तो लड़के के खिलाफ जो है, लड़की वाले जो है मेल पार्टनर के खिलाफ जो है कंप्लेंट करते हैं कि हमारी लड़की को किडनैप कर दिया गया है। ओके, तो इसी के चलते ये भी बात बोल दी जाती है कि हमारी बच्ची जो है ना, अभी माइनर है, तो उसको यहाँ पर बिला फुसलाकर जो है भगाकर जो है ले जाया गया या फिर किडनैप कर दिया गया। तो इस तरीके के यहाँ पर जो है केसेस निकल कर आते हैं, केसेस बन जाते हैं अगर रेप ट्रायल्स की बात करें तो। और इसी के चलते जो किडनैपिंग केस है ना, वो अभी अभी जो है ना धीरे धीरे क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किडनैपिंग में, और दूसरा यहाँ पर रेप में। ओके, रेप केस में ये कब होता है? जब यहाँ पर पुलिस होती है ना, पुलिस जब पकड़ लेती है कपल को, जो यार भागे होते हैं शादी करके, शादी के बहाने भागे होते हैं, तो जब पकड़ लेती है ना, तब यहाँ पर सिचुएशन असली सामने आती है। तो वही किडनैपिंग केस भी उसमें ऊपर आ जाता है और रेप केस भी आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो लड़की होती है उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाता है कि ये क्या सही मायने में रेप हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और आगे बात करें कि चूंकि जो यहाँ पर किसी भी नाबालिग की जो यहाँ पर सहमति होती है कोई भी सेक्सुअल एक्ट करने के तहत, तो यहाँ पर कानून के मुताबिक वो अनावश्यक है। ओके, तो अभी जिसके तहत होता क्या है, फिर चार्जेस फाइल कर दिए जाते हैं रेप के। ओके, लड़के के खिलाफ। तो अभी ये कैसे फाइल करते हैं? जब यहाँ पर जो डॉक्टर की जो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट आता है ना, तो जिसमें लड़की की कंडीशन बताई होती है कि क्या कंडीशन है एक्चुअल मायने में। ओके, तो उसी के बिहाफ पर जो है ना चार्जशीट फाइल की जाती है, ओके, पुलिस के द्वारा। तो रेप के चार्जेस जो है ना, उनको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाता है। और आगे बात की जा रही है कि ज्यादातर जो ट्रायल्स ऑब्जर्व किए गए हैं ऑथर की तरफ से, तो यहाँ पर जो कंप्लेंट्स निकल कर आई है ना, तो वो वाली कंप्लेंट्स है जो पॉक्सो एक्ट बनने के पहले की है। ओके, तो जो पॉक्सो एक्ट है ये बनाया गया था साल 2012 में। ओके, जब यहाँ पर जो कंसेंट की जो एज रखी गई थी वो 16 साल की थी। ओके, ओके, अभी बाद में क्या किया गया, जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो एज लिमिट थी ना, वो बढ़ाकर जो थी एज ऑफ कंसेंट जो थी वो 18 साल कर दी गई। तो अभी 18 साल हो गई, तो इससे इसके चलते क्या इम्पैक्ट हो सकता है? तो इसके चलते बात करें कि चांसेस बढ़ गए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेंसुअल रिलेशनशिप, मतलब कि अगर आपसी सहमति से भी किसी यंग पीपल में अगर कोई यहाँ पर सेक्सुअल रिलेशनशिप है ना, तो उसको भी यहाँ पर जो है क्रिमिनलाइज कर दिया गया, जब यहाँ पर दायरा बढ़ाया गया एज ऑफ कंसेंट का 18 साल का। ओके, तो अभी ऑथर यहाँ पर बात करें कि जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है ना, तो वहां पर अभी हमें जरूरतें हैं कि हम जो है ना अच्छे तरीके से एग्जामिन करें पॉक्सो केसेस की। ना कि सिर्फ यहाँ पर हम इन बातों के ऊपर रिलाई करें कि जो है ना लगातार जो है नंबर बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो जिसके तहत हम जो है यहाँ पर ड्रास्टिक मेजर जो है ना वो अपनाने शुरू कर दें, जो यहाँ पर जो ना एक तरीके से उल्लंघन करेगा। ओके, किन बातों का उल्लंघन करेगा? जो कि खास तौर पे ऑब्जेक्टिव थे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, मतलब कि जो चाइल्ड के हक है ना, उनको कहीं ना कहीं हम खत्म ना कर दें कि ये सोचते हुए कि नंबर बढ़ते जा रहे हैं पॉक्सो केसेस के, तो यहाँ पर अभी हमें ड्रास्टिकली मेजर्स अपनाने की जरूरत है। और उसी ड्रास्टिकली मेजर्स को अपनाने के चलते जो है ना आप हनन कर दो जो राइट्स हैं चाइल्ड के उनके। ओके, तो यहाँ पर इस बात की भी यहाँ पर ऑथर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीधी सीधी बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर जो है ऑथर के द्वारा से की जा रही है। और इसी के चलते आगे बात करें कि हालांकि एम्पिरिकल एविडेंस हमारे सामने है, सबूत हमारे सामने है, तो अभी हाल बात करें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की। ओके, जिसको कि साल 2015 में अमेंड किया गया था, जिसके तहत यहाँ पर बात कही गई थी कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती किसी चिल्ड्रन की भी किसी भी यहाँ पर कन्फ्लिक्ट में कोई भी झगड़ा था जिसकी यहाँ पर एज जो है ना 16 से 18 साल के बीच में है, तो हो सकता है कि उसको जो है ना वो भी हो सकता है कि वो ऐसा काम कर जाए जो कि बहुत ही खराब यहाँ पर काम, जैसे 2012 में एक रेप केस हुआ था। ओके, तो जिसके तहत यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर न्यूज चली थी। ओके, तो उसका उसका इम्पैक्ट ये था कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था ना, उसमें उसमें अमेंडमेंट की गई थी साल 2015 में। और जिसके तहत अमेंडमेंट में ये बात कही गई थी कि अगर 16 से लेकर 18 साल तक के यहाँ पर कोई ऐसा एडोलसेंट है, ओके, किशोर है, तो उसको अडल्ट ट्रीट किया जाएगा अगर उसने बहुत ही हेनस यहाँ पर क्राइम किया है, बहुत ही यहाँ पर खराब क्राइम किया है, तो उस केसेस में।
और आगे बात की जा रही है कि अभी जो अमेंडमेंट की गई थी जस्टिस जुवेनाइल एक्ट 2015 में, तो यहाँ पर ये क्यों कही गई थी? अभी बहुत बड़े पैमाने पर पब्लिक प्रोटेस्ट था, पब्लिक आउटरीच थी, जो चाह रही थी कि जो जुवेनाइल ऑफेंडर था, जो ये 2012 वाला केस हुआ था, ओके, जिसमें एक लड़की की रेप करके उसके बाद में दिल्ली में हत्या कर दी गई थी, ओके, तो चलती बस में ये रेप हुआ था, ओके, बहुत यहाँ पर खबर फैली भी थी इसके बारे में। तो अभी ज्यादातर लोगों का ये प्रोटेस्ट था कि जो जुवेनाइल, जो बच्चा था, ओके, जो जिसकी यहाँ पर जो नाबालिग था, तो वो यहाँ पर कैसे बच गया? वो अपराधी कैसे, वो नहीं बचना चाहिए? तो यहाँ पर ये रेप का केस था, उसके बाद मर्डर केस था, तो वो सिर्फ 3 साल तक ही कैद में रहा था। ओके, तो इसी के चलते इसमें अमेंडमेंट की गई जस्टिस जुवेनाइल एक्ट में 2015 में। और ये बात कही गई कि जो भी अडल्ट, जो भी नाबालिग जो लड़के हैं, तो उनको अभी जो है ना ट्रीट किया जा सकता है एज ए अडल्ट ऑफेंडर्स, अगर कोई यहाँ पर हार्श यहाँ पर सेंटेंस यार निकल कर आ रहा है, मतलब कि कहने का मतलब कि हार्श सेंटेंस भी उनको दिया जाता है, कहने का मतलब फांसी तक की सजा जो है ना, या फिर जो बड़े से बड़ा दंड जो है ना वो भी दिया जा सकता है। ओके, तो अगर इसको जब अडल्ट में हम यहाँ पर एज ए देखेंगे किसी भी अडोलेसेंट लड़के को, तो अभी ये कर दिया गया है 2015 का जो जस्टिस जुवेनाइल एक्ट दो अमेंडमेंट 2015 की, उसके तहत। और इसी के चलते अभी जो पोक्सो एक्ट है ना, तो अभी उसमें जो बात की गई है कि 16 साल से ऊपर वाले लड़कों को या ऑफेंडर्स को, बच्चों को जो है आप एडल्ट मानो, तो अभी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। ऑथर कह रहे हैं कि जो ऐसी रिकमेंडेशन की गई कमेटी के द्वारा कि टू ट्रीट ऑल ऑफेंडर्स अबव 16 इयर्स एज अडल्ट, तो ये क्या करेगी? ये अभी जो सिचुएशन है ना उसको और खराब कर देगी। ओके, तो एक और तो हमने कर दिया जस्टिस जुवेनाइल एक्ट में, और दूसरी और जब सबको ही आप जो है अडल्ट मानकर चलना शुरू कर दोगे, तो वो खराब हो जाएगा। देखो, जस्टिस जुवेनाइल एक्ट में एक कंडीशन रखी हुई है, तो वहां पर ये सीधी सीधी नहीं बोल दिया उन्होंने, यहाँ पर कुछ लिमिटेड केसेस की बात की है। यहाँ पर अगर बहुत ही अगर खराब काम किया है, कोई यहाँ पर हीनियस क्राइम किया, तो उसके उस कैटेगरी में जो है ना उसको अडल्ट माना जाएगा, ओके, उस अडोलेसेंस को। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 16 साल से ज्यादा जिनकी उम्र होगी सबको यहाँ पर जो अडल्ट मानने की बात की जा रही है, तो इसी के चलते यहाँ पर ये सिचुएशन खराब हो रही है, तो ये बात की जा रही है ऑथर की तरफ से। और इसी के अलावा आगे बात करें कि जो सवाल निकलते हैं, सवाल उठते हैं कि जो यहाँ पर आपसी सहमति होती है, जो भी सेक्सुअलिटी के यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इंसिडेंट निकल कर आते हैं खासतौर पे एडोलसेंट्स के बीच में, तो ये इसके चलते अगर हम अच्छे से इसका एनालिसिस करें तो अभी बहुत बड़ी विवादग्रस्त बातें हैं। ओके, तो यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पर ये एक तरह का टेरन आ जाता है, कॉम्प्लिकेटेड बातें आ जाती हैं। तो अभी इनको अगर हम ये इस तरीके से एड्रेस करें कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पेनल्टी मेजर्स लगा दें, सजा या दंड लगा दें, तो वो सही इसका रास्ता नहीं होगा। ओके, तो अभी बहुत सारे चाइल्ड चाइल्ड राइट ग्रुप्स हैं जो कि ये भी सुजेस्ट करते हैं कि जो ये पॉक्सो वाला एक्ट है ना, तो उसके तहत एक नया क्लॉज आप ऐड कर दो, जिसका मतलब, जिसका नाम है प्रॉक्सिमिटी इन एज, मतलब उम्र में निकटता। ओके, तो ये वाला क्लॉज जो है ना, एज एन एक्सेप्शन टू ऑफेंसेस, ओके, एज एन एक्सेप्शन टू ऑफेंसेस, मतलब कि सजा ना मिल जाए पॉक्सो एक्ट के तहत। तो अभी तो सबको सजा होगी ना, चाहे यहाँ पर आपस में जो भी रिलेशनशिप इनका रहा है, ओके, चाहे सहमति से रहा है, तो अगर पॉक्सो एक्ट लग गया तो फिर सजा होगी। तो यहाँ पर एक क्लास ऐड करने की बात करें, जैसे यहाँ पर उनको सजा होने से बचाया जा सकता है, अगर यंग पीपल के बीच में जो भी आपसी सहमति में अगर कोई बातें हुई हो, तो ओके। तो अभी इसको यहाँ पर ना एक सीरियस कंसीडरेशन के तौर पर बात कर रहे हैं उधर की, इनका इनके ऊपर भी आप ध्यान दें, तो यहाँ पर सुजेशन दी गई है। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें सेक्सुअल ऑफेंसेस की चिल्ड्रन के खिलाफ, तो बहुत बहुत बड़े पैमाने पर ये अंडर रिपोर्टेड रही है, मतलब कि इनकी रिपोर्ट ही नहीं आती, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर। तो उसका रीजन क्या है? कि कल्चर है किसका, शेम का, और यहाँ पर साइलेंस का। ओके, मतलब कि अगर किसी के साथ ऐसा एक्ट हो भी जाता है, किसी बच्चे के साथ ऐसा, यहाँ पर ऐसे ऐसा मतलब ऐसा जुर्म होता है ना, तो ऐसा कोई भी सेक्सुअल एक्ट होता है, तो वो बोलते ही नहीं है आगे आगे, शर्म महसूस करते हैं कि अगर हम बोलेंगे तो फैमिली का नुकसान होगा। ओके, तो इसी के चलते हमारे जो इमेज है वो खराब हो जाएगी, चुप रहते हैं। तो यही कल्चर जो है ना, इससे क्या होता है कि जो ज्यादातर जो केसेस निकल कर आ रहे हैं, 95% केसेस, तो वो अब जैसे ना नॉन अपराधी है, मतलब पता है कि कौन अपराधी है, तो एक ही बंदा है जो ज्यादातर केसेस को अंजाम देता है, तो फिर वो पकड़ में नहीं आ पाता। वो बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना वो केसेस को अंजाम देता रहता है, जब वो खुद से इस पूरी सिचुएशन को भाप लेता है कि कोई बोलने वाला तो है ही नहीं, तो मैं जितने क्राइम करूं तो मैं करता रहूंगा, तो ये ऐसी सिचुएशन पैदा होनी शुरू हो जाती है। और इसी के चलते अगर हम ओवर क्रिमिनलाइज कर देंगे किसी चीज को, ओवर पनिश कर देंगे, ओके, तो ऑफेंसेस के मामले में, सजा के मामले में, तो यहाँ पर वो काउंटर इनिशिएटिव होगा। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से आगे डेवलपमेंट होनी चाहिए ना, तो वहां पर कोई ना कोई रुकावट जो है वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पर रिपोर्टिंग जो है ना, जो यहाँ पर बंदे जो बात कहना भी चाह रहे हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे, पर अपने आप को रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे कि अगर किसी के साथ, किसी बच्चे के साथ कुछ भी गलत हुआ है, तो ओके। तो ये वाला जो रिपोर्टिंग वाला सिलसिला है, ये और रुक जाएगा अगर ज्यादा बड़े पैमाने पर हम यहाँ पर ओवर पनिशिंग मेजर्स लेकर आ जाएंगे, ओवर क्रिमिनलाइजिंग अगर एक्ट को हम करना शुरू कर देंगे तो। और इसी के चलते बहुत सारे यहाँ पर ना गैप्स हैं, अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें पॉक्सो एक्ट की, जो कि यहाँ पर
हाईलाइट किए गए हैं बाय द कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च अंडरटेकन बाय सीसीएल। ओके, तो सीसीएल क्या है? सीसीएल के बारे में हमने अभी पढ़ा है। तो अभी सीसीएल ने जो बातें कही है ना, तो उनको इम्प्लीमेंट करना है। जो गैप्स रहे हैं अभी पॉक्सो एक्ट में, उनको दूर करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सेक्सुअल वायलेंस है अगेंस्ट चिल्ड्रन, तो अभी उसके रिगार्डिंग हमें बड़े पैमाने पर सोशल रिफॉर्म्स चाहिए, बड़े पैमाने पर हमें उनके ऊपर काम करना होगा कानून के दायरे में रहकर। तो यहाँ पर सीसीएल का क्या मतलब है? इसका मतलब है सेंटर फॉर चाइल्ड एंड द लॉ। और आगे आखिर में बात करें कि पिछले डेकेड में यही चीज पाई गई है कि बहुत बड़े पैमाने पर ना मूव चले गए हैं टुवर्ड्स द हार्शर क्रिमिनल लॉस, मतलब कि जो क्रिमिनल लॉस उनको और हार्श कर दिया गया। तो यहाँ पर जैसे बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डेथ पेनल्टी फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो इस तरीके से यहाँ पर जो ना हार्श किए गए लॉस को, क्रिमिनल लॉ को, और यहाँ पर उसको क्रिमिनलाइज किया गया। तो अभी रिसेंट रिकमेंडेशन जो दी जा रही है कि अभी जितने भी 16 साल से ज्यादा यहाँ पर उम्र के लोग, उनको एज ए अडल्ट ट्रीट करो पॉक्सो एक्ट के तहत। तो यहाँ पर ये भी सिमिलर वे में ही यहाँ पर काम कर रहा है, बिल्कुल उसी रास्ते पर ये चल रहा है। और हाउएवर ये भी बात की जा रही है कि जो इफेक्टिवनेस है पेनल मेजर्स की, कि अगर हम ये कहें कि अगर हम जितना यहाँ पर लॉ को हार्श कर देंगे कि क्या उससे क्या हमें को फायदा देखने को मिलेगा, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्या फायदा होगा, किस तरीके से हम एड्रेस करेंगे, तो ये बातें अभी भी डाउटफुल मैनर में, अभी भी शक का घेरा है इसके ऊपर कि क्या सच में ऐसे मेजर्स काम कर पाएंगे। ओके, तो अभी देखो, अभी सिर्फ 1 साल का समय बीता है कि जो 2012 वाला केस था, जो दिल्ली गैंग रेप और जो मर्डर केस था, तो अभी मार्च 20 में उन दोषियों को फांसी की सजा दी गई। तो ये उनके नाम थे, ओके, पवन कुमार, अक्षय कुमार सिंह, विनय शर्मा एंड मुकेश। तो अभी ये भी जो है ना, यहाँ पर हमें टाइमली एक तरीके का रिमाइंडर मिल रहा है कि हम जो है ना दोबारा से रीअसेस करें कि जो क्रिमिनल लॉ का जो पोटेंशियल है, ओके, खास तौर पे जब एड्रेस करें सेक्सुअल वायलेंस को, तो क्या वो सही है? ओके, क्या सही मायने में जितना लॉ को क्रिमिनलाइज कर देंगे को वो फायदा रहेगा उसका किसी भी तरीके का? यहाँ पर जो है अगर हम जजमेंट लेना चाह रहे हैं या सही डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो क्या सही पक्ष में वो डिसीजन जाएगा? तो यही था पूरा आर्टिकल। तो इसको आर्टिकल को लिखने वाले ऑथर जो है वो यहाँ पर प्रोजेक्ट 39A के तहत काम कर रहे हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। और अभी बारी है आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट को पढ़ने की। तो आज का जो टॉपिक है वो है कैपिटल कंजप्शन। तो कैपिटल कंजप्शन का मतलब है वो पैसा, वो कैपिटल जो कि यहाँ पर किसी भी इकोनॉमी या फर्म के द्वारा प्रोडक्शन प्रोसेसर में जो है कंज्यूम कर लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर इसको डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन कहने का मतलब कि कोई भी अगर फर्म चल रही है ना, तो कोई मशीनरी काम कर रही है, तो अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे, तो एक समय आएगा जब मशीनरी में भी कोई फॉल्ट आएगा, कोई वेयर एंड टेयर होगी, तो उसके ऊपर भी पैसा लगेगा, उसके ऊपर भी यहाँ पर जो है कैपिटल स्पेंड होगा। तो ये ऐसा पैसा है जो कंजप्शन पे चला जाएगा। ओके, तो इसकी कोई प्रोडक्टिविटी कोई निकल कर नहीं आएगी। ओके, तो बिल्कुल इसी तरीके से इसको हम बोलते हैं कैपिटल कंजप्शन भी, और इसको हम डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट था आज के न्यूज़पेपर में वो मैंने सारा उठाया है। ओके, तो इसके अलावा जो जो न्यूज रह गई है, ओके, तो यहाँ पर कोई न्यूज वैसे यहाँ पर रही नहीं है। ओके, तो जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो मंडे वाले में जो यहाँ पर लेक्चर आएगा उसमें सारा मैं कवर करूंगा। ओके, तो यहाँ पर आज सिर्फ 2 एडिटोरियल और जो इकोनॉमिक कंसेप्ट है आज का जो टॉपिक है, उसको एंजॉय करें। और कैसा लगा आर्टिकल उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आंसर करें, फीडबैक दें अपना। अगर मैंने कोई क्वेश्चन पूछे उनका आंसर भी दें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।